Assalamu alaikum. Today we will discuss about aims and objectives of fish culture. ओके अब सबसे पहले अगर हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिश कल्चर की बात करें तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि फ़िश कल्चर क्या होता है। देन आपने एक और टर्म भी पढ़ी होगी दैट इज़ द एक्वा कल्चर। तो बेसिकली एक्वा कल्चर और फिश कल्चर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं हम सबसे पहले कि फ़िश कल्चर क्या चीज़ है। तो बेसिकली जितनी भी फ्रेश वाटर या मरीन वाटर फिशेज़ हैं, पॉन्ड फिशेज़ हैं, जितनी भी फ्रेश वाटर समझ लें या मेरीन, उन सब की जो हम कल्चरिंग करवा रहे हैं, उन सब की जो हम कल्टीवेशन करवा रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज द फिश कल्चर। और अगर हम बात करें एक्वा कल्चर की, तो एक्वा कल्चर एक ब्रॉड टर्म है, एक ज़्यादा वास्ट टर्म है, जिसके अंदर हम सिर्फ फ़िशेज़ की कल्चरिंग की बात नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर हम ऑयस्टर्स की कल्चरिंग की बात करते हैं, हम सी वीड्स की बात करते हैं, हम जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ऑयस्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा स्पाइडर्स हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, मतलब जितने भी वाटर बॉडीज़ क्रिएचर्स हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं एक्वा कल्चर के अंदर। बट जब हम फ़िश कल्चर की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा सारे का सारा जो फोकस होगा वो जस्ट ऑन द फिशेज़ होगा। मतलब हम जितने भी टाइप की फ़िशेज़ हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हैं, लाइक कार्प है, सालमन है, तिलापिया है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे अपने फ़िश कल्चर के टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फ़िश कल्चर का टॉपिक। बट इसको स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से, बेसिकली कि अगर फ़िशेज़ को देखा जाए तो किस तरह से इवॉल्व हुई थी। तो बेसिकली अगर हम फ़िशेज़ की हिस्ट्री की बात करें तो आज से ऑलमोस्ट 530 मिलियन ईयर्स अगो की बात करो, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जब हुआ था, वो टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड, जिसके अंदर जितने भी वर्टिब्रेट थे, जितने भी वर्टिब्रेट ग्रुप्स थे, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे। मतलब एक वैरायटी ऑफ वर्टिब्रेट्स जब इवॉल्व हुई थी, ये वो टाइम है कि जब फिशेज़ भी इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी। और बेसिकली ये वो टाइम था जब कॉर्डेट्स डेवलप हुए थे, और कॉर्डेट्स के अंदर प्रॉपरली स्कल, हेड, नोटोकॉर्ड, वर्टिबल कॉलम डेवलप्स हुए थे, और उन्हीं नोटोकॉर्ड और वर्टिबल कॉलम की वजह से क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा दो क्लासेस इवॉल्व हुई थी। फिर हम अगर देखें, बात करें फ़िशेज़ की, तो जो फ़िशेज़ का जो लीनिएज है ना, फाइलोजेनेटिक लीनिएज इसकी जाती है एगनेथा के साथ। एगनेथा वो ग्रुप है फ़िशेज़ का जिसमें जॉलेस फ़िशेज़ आती हैं, ऐसी फ़िशेज़ जिनके अंदर जॉ एब्सेंट होता है, क्योंकि जितने भी मॉडर्न फ़िशेज़ हैं उन वो जॉड फ़िशेज़ हैं, मीन्स कि उनके अंदर जॉ प्रेजेंट होता है। बट जितनी भी एगनेथा से बिलोंग करती थी, फर्स्ट जो लीनिएज थी एगनेथा वाली, उसकी जितनी भी फ़िशेज़ हैं वो सब जॉ लेस फ़िशेज़ हैं। स्काई कल्चर जो है ना, उसको वो हम फ़िश कल्चर के लिए एक स्पेसिफिक टर्म जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ द स्काई कल्चर। तो अगर देखा जाए तो जो स्काई कल्चर है वो एक नेशनल इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने वाला बिजनेस है। एक ऐसी कल्चरिंग है जो हमारी मुल्क की, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जाती है। क्यों लेके जाती है ऊपर? क्योंकि इसकी हेल्प से हम प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट लेवल पे या पब्लिक लेवल पे हर तरह की फ़िशेज़ को कल्चरिंग करवा सकते हैं। फिर वही फ़िशेज़ जो हैं, जब हम इनको कल्चरिंग करवाते हैं, इनकी ब्रीडिंग के बाद कल्चरिंग हो गई, इनका नंबर बहुत हद तक इंक्रीज़ हो गया, तो फिर हम इनको एक्सपोर्ट के ज़रिए इसका नंबर इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। अब मेन जो है, क्योंकि हम इससे फ़िश स्टॉक इंक्रीज़ करते हैं, तो मीन्स नंबर ऑफ़ फ़िश वैरायटी, नंबर ऑफ़ फ़िश काइंड्स हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो फ़िश कल्चर बेसिकली क्या है? रेजिंग ऑफ फ़िश है। ठीक है, फ़िश को हमने रेज़ करना है, फ़िश को हमने ब्रीड करवाना है, उसको लुक आफ्टर करना है। नेचुरल बॉडीज़ में भी हम कर सकते हैं ये काम, जैसे रिवर्स हैं आपके पास, स्ट्रीम्स हैं जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, या फिर हम आर्टिफिशियली पॉन्ड्स क्रिएट करके, आर्टिफिशियली पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करके उनके अंदर भी ये काम कर सकते हैं। सो फ़िश कल्चर नेचुरल वाटर से भी कंसर्न कर रहा है और आर्टिफिशियल पॉन्ड से भी कंसर्न कर रहा है। और जो मेन इसमें हमारे पास जो कंसर्न है हमारा, कि हम इस फ़िश कल्चरिंग की वजह से क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें फ़िश के स्टॉक को इम्प्रूव करवा सकते हैं, उसको प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको प्रॉपर एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकती है, जहाँ पे वायरसेस या बैक्टीरियल अटैक उस पर कम से कम होगा। फ़िश कल्चर के जो फाउंडर थे वो एक रशियन थे, वीपी वरास्की, और उन्होंने सबसे पहले रशिया में आर्टिफिशियल इम्प्रेगनेशन मीन्स की आर्टिफिशियल कल्चरिंग और फिशेस को इंक्यूबेट करना सिखाया था, और ख़ुद ये काम स्टार्ट किया था। 1857 में उन्होंने अपनी एक फ़र्स्ट प्राइवेट हैचरी भी बिल्ड की थी।
जहाँ पे उन्होंने साल्मन और वाइट फ़िश को ग्रो करवाया था, उनकी कल्चरिंग करवाई थी और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ था। तो बेसिकली रशिया में वरेस्की फाउंडर थे, उनकी वजह से ये काम फ़िश कल्चरिंग का स्टार्ट हुआ और फिर फ्लरिश करते करते अब आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड बिज़नेस के तौर पे फ़िशरीज़ को पढ़ाया भी जाता है और प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म भी किया जाता है। अच्छा, जैसे कि हम फ़िश कल्चर की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा इसके एडवांटेजेस पे भी आ जाते हैं। फ़िश कल्चर के साथ साथ हम और भी बहुत से साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मींस कल्चरिंग ऑफ फ़िश के साथ साथ हम और भी काफ़ी चीज़ों की लाइफ स्टॉक की कल्चरिंग करवा सकते हैं। जैसे कि हम अगर पॉन्ड्स ले रहे हैं, पॉन्ड्स के इर्द गिर्द हम ट्रीज़ लगा सकते हैं। सो उसका हमें फ़ायदे बहुत तरह से आपको पता है, ट्रीज़ लगाने के हमें फ़ायदे होंगे। एक तो फ़िश को इससे एरिया मिल रहा होगा और इन टर्न फ़िश ट्रीज़ को क्या कर रही होगी, ट्रीज़ को एल्गी से या इंसेक्ट्स वगैरह से बचा रही होगी। फिर अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक की, जैसे आपके पास डक्स हैं, हम डक्स को रख सकते हैं उस पॉन्ड कल्चरिंग के साथ साथ। तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि फ़िश को क्या मिलेगा, फ़िश का जो वेस्ट होगा वो एज अ फीड डक्स यूज़ कर रही होंगी और जो डक्स की ड्रॉपिंग्स हैं, उनके जो फीसेस हैं, वो एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइज़र हम पॉन्ड में ऐड कर रहे होंगे, जिससे पॉन्ड की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। फिर इसी तरह से अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, जिनको हम घर में रख रहे होते हैं एज अ पेट, उससे क्या होगा कि वो भी, उसका भी जितना भी वेस्ट है वो एज अ मैन्योर पॉन्ड कल्चर में यूज़ हो रहा होगा और फ़िश का जो मील है वो एज अ फोडर लाइफ स्टॉक को मिल रहा होगा। तो बेसिकली ये सारे फ़ायदे होते हैं पॉन्ड कल्चरिंग के या फ़िश पॉन्ड कल्चरिंग के, कि हम आर्टिफिशियली एक तरीके से या एक बिज़नेस के साथ साथ बहुत से साइड बिज़नेस भी रन कर सकते हैं। ओके जी, फ़िश कल्चर हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है? फर्स्ट चीज़, जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ द मिटिगेट पोल्यूशन। पोल्यूशन को एलिमिनेट करने में, पोल्यूशन के फैक्टर को लेस करने में, रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा रोल है फ़िश कल्चरिंग का। किस तरह से, कि जैसे अगर हम शेल फ़िश कल्चरिंग करवा रहे हैं, सी वीड्स को ग्रो करवा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इज़ द केस, जैसे बायोवॉल्स होते हैं, शेल फिशेज़ हैं, वो फ़िल्टर फीडर्स होती हैं। अब उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि वो वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही हैं, वाटर की क्लैरिटी लेवल को इंक्रीज़ कर रही हैं। सेकंड पॉइंट है हैबिटेट प्रोविजन। हैबिटेट प्रोविजन किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, कि देखें, जब हम एक पॉन्ड की कल्चरिंग करवा रहे हैं, एक पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं, पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें हम फ़िश की कल्चरिंग करवा रहे हैं, उससे हमें मेन जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि बहुत सी सीवीड्स को, बहुत से वाटर बॉडी क्रिएचर्स को फ़ायदा होगा, उन्हें एक प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से उनके नंबर इंक्रीज़ हो सकता है। जिन जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, अपने हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से उनका नंबर इंक्रीज़ हो सकता है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो सपोर्ट फ़िश पॉपुलेशंस। फ़िश की जो पॉपुलेशंस कम हो रही हैं ज़्यादा यूज़ की वजह से, उनके नंबर को दोबारा से मेंटेन करने में फ़िश कल्चरिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एंड द फोर्थ वन इज़ रिड्यूस लोकल क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट्स। लोकल जो क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली उस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करना भी फ़िश पॉन्ड कल्चरिंग में बहुत रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स ऑफ फ़िश कल्चर। सो पहला जो एम है फ़िश कल्चर का, दैट इज़ द मीटिंग ग्लोबल डिमांड। मेन फ़िश कल्चरिंग जो हम करवा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पे या पब्लिक सेक्टर पे, उसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है ताकि हम अपने जो पॉपुलेशन है उसकी फीडिंग डिमांड को, उसकी जो फूड डिमांड है उसको पूरा कर सकें। क्यों पूरा कर सके, क्योंकि आपको पता है कि ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन का रेट बहुत हद तक इंक्रीज़, एक अलार्मिंग हद तक जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फीड डिमांड को, फूड डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको पता है कि फ़िश जो है वो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो हम फ़िश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। अगर ईडीएफ की बात की जाए, एनवायरमेंटल डिफेंस फंड जो था, उसने 1980s में ये चीज़ देखी कि ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है फूड की, वो भी सी फूड की, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो डाइट का एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर समझा जाता है, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन तो ज़रूरत है हर इंडिविजुअल को। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर पर कैपिटा फ़िश कंजप्शन बहुत ज़्यादा है।
पर कैपिटा फ़िश कंजम्पशन क्या चीज़ है? पर कैपिटा फ़िश कंजम्पशन ये चीज़ होती है कि पर इंडिविजुअल एक साल में एक इंडिविजुअल कितनी फ़िश को कंज्यूम कर रहा है, कितनी फ़िश खा रहा है, दिस इज़ नॉन एज द पर कैपिटा फ़िश कंजप्शन। तो वो डिमांड जो है वो कुछ कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए फिर किस तरफ आए लोग? आर्टिफिशियल कल्चरिंग की तरफ आए। आर्टिफिशियल फ़िश कल्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो फ़िश डिमांड है या प्रोटीन डिमांड है वो बहुत हद तक कंपनसेट हो रही है, हम उसको बहुत हद तक पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें फ़िश कल्चर के, तो ये क्या है? प्रोटेक्टिंग स्पीशीज़। फ़िश कल्चरिंग करवा के हम उन स्पीशीज़ के नंबर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिनका नंबर ओवर फिशिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। क्योंकि आपको पता है हम हर फ़िश नहीं खाते हैं, हमारा टेस्ट नहीं होता है। कुछ फ़िशेज़ हमें बहुत पसंद होती हैं, उसकी डिमांड बहुत हाई होती है, तो क्या किया जाता है, मार्केट में वही फ़िश ज़्यादा आती है जिसकी डिमांड होती है, जिसकी वजह से ओवर फिशिंग हो जाती है। और उस ओवर फिशिंग में उन फिशेज़ का नंबर बहुत हद तक डिक्लाइन हो जाता है। इतना डिक्लाइन हो जाता है कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाती हैं और कुछ टाइम के बाद उनके एक्सटिंक्ट होने का डर होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी ये एक मेथड है कि हम आर्टिफिशियल फ़िश कल्चरिंग की तरफ आएँ। और वो मेन जो फ़िशेज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़िश फार्म्स पे रेज़ किया जा रहा है वो है कॉडफ़िश है, साल्मन है, कार्प है, तिलापिया है, कैटफ़िश, यूरोपियन सी बास हैं। इनका नंबर बहुत हद तक डिक्लाइन हो रहा था। क्यों डिक्लाइन हो रहा था? कि हम इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी। तो फिर क्या किया गया? फिर इनको आर्टिफिशियली कल्चर करवाया गया ताकि इनके नंबर को रिटेन किया जा सके, दोबारा से मेंटेन किया जा सके, ताकि इजीली एक जो लेमैन है, एक जो एंगलर है, एक जो नॉर्मल फिशरमैन है, उसको प्रॉपरली ये सारी स्पीशीज़ प्रोवाइड हो सकें और वो अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सके। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है फ़िश कल्चरिंग का, दैट इज़ प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बूस्ट। ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है? देखो, जब हमारे पास फ़िश कल्चर्स ज़्यादा नंबर में होंगे, हमें ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होगी, हमारे पास ज़्यादा ट्रेनर्स होंगे, तो बेसिकली क्या है, इन सब लोगों को जॉब प्रोवाइड हो रही है, मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। जितने भी कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जो लेमैन हैं, जिन्हें प्रॉपरली इन चीज़ों के बारे में नहीं आइडिया, हम उनको प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद वो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं वो अपने साथ इन ट्रेनर्स को, इन लेबरर्स को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बहुत हद तक बूस्ट कर देता है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ इम्प्रूविंग क्वालिटी। सबसे मेन चीज़ कि इसकी वजह से हम जो फ़िश कल्चरिंग करवा रहे हैं, इसका मेन फ़ायदा क्या है हमें, कि हम फ़िश की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, क्योंकि हम कंट्रोल्ड मैनर में कल्चरिंग करवा रहे हैं, हमने प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है, हमें पता है कि यहाँ पे फ़िश को फ़ीड किस तरह की दी जा रही है, हमें पता है कि हम किस तरह का फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं। मींस आप फिल्ट्रेशन को देख लो, फीडिंग प्रोसेस देख लो, रिप्रोडक्शन देख लो, जो नेट हार्वेस्टिंग है, ये जितने भी फ़िश फार्मिंग के एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हम फुलफ़िल करवा रहे हैं। तो इस सब की वजह से क्या होगा? फ़िश की सेफ्टी होगी। फ़िश जो हमारे पास आ रही है वो सेफ़ टू ईट है, वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रूव्ड क्वालिटी है उसकी, क्योंकि हर काम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो रहा है, एक चेक्ड इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो जो चीज़ फ़िश खा रही है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रिप्रोड्यूस कर रही है, वो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के फ़िश की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन इन फ़िश फार्मिंग, कि फ़िश फार्मिंग में किस तरह से एवोल्यूशन आई। तो अगर देखा जाए तो स्टार्ट से ही 4000 ईयर्स पहले से ही ये चीज़ चली आ रही है। फ़िश फार्मिंग हो रही थी, बट डिफरेंट मेथड्स थे और बहुत ही स्मॉल लेवल पे हो रही थी। मींस के जस्ट स्मॉल सेक्टर यूज़ हो रहा था, क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को इतनी फूड कंजम्पशन का आइडिया नहीं था, इतनी डिमांड का आइडिया नहीं था कि ये फ़िश जो है वो उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी डाइट का कितना मेन कंपोनेंट है। फिर बिफ़ोर क्रिस्ट 475 बिफ़ोर क्रिस्ट की बात की जाए तो एक चाइनीज़ था, फैन लाइ। उसने उसको फ़िशिंग्स का शौक़ था और उसने ना बड़ा काम किया था इस सेक्टर के अंदर, फ़िश कल्चर के अंदर। और मेन जो उसने एक काम किया था वो ये था कि उसने अपने जितने भी फ़िशिंग मेथड्स थे उनको एक बुक में कंपाइल कर दिया था। बुक नेम था द क्लासिक ऑफ फ़िश कल्चर। और इसके अंदर उसने मेन ये बताया था कि हम फ़िश कल्चरिंग कैसे कर सकते हैं, फ़िश की ब्रीडिंग कैसे करवा सकते हैं, फ़िश को किस तरह से रेस किया जा सकता है, और हम किस किस मेथड से उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं।
ओल्ड फिशिंग मेथड से हट के 1733 में फिशेस के ऊपर, फिश कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ था जर्मनी में। वहाँ पे एक फ़िश फार्मर था जिसने फर्टिलाइज्ड फ़िश एग्स को गैदर किया, उनकी रेजिंग करवाई, उनकी ब्रीडिंग करवाई, देन हैचिंग हुई, और ये सारा काम बेसिकली उसने अपने फूड के लिए किया था। बट वहाँ से फिर जो है वो मॉडर्न फ़िश कल्चर का स्टार्ट हुआ था, और उसके अंदर डिफरेंट एडवांसमेंट्स आना स्टार्ट हुई थी, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की गई थी और डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस की गई, जिससे फ़िश क्वालिटी को या फ़िश की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स आए थे। ओल्ड फिशिंग मेथड से हट के 1733 में फिशेस के ऊपर, फिश कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ था जर्मनी में। वहाँ पे एक फ़िश फार्मर था जिसने फर्टिलाइज्ड फ़िश एग्स को गैदर किया, उनकी रेजिंग करवाई, उनकी ब्रीडिंग करवाई, देन हैचिंग हुई, और ये सारा काम बेसिकली उसने अपने फूड के लिए किया था। बट वहाँ से फिर जो है वो मॉडर्न फ़िश कल्चर का स्टार्ट हुआ था, और उसके अंदर डिफरेंट एडवांसमेंट्स आना स्टार्ट हुई थी, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की गई थी और डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस की गई, जिससे फ़िश क्वालिटी को या फ़िश की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स आए थे। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है, और उसके बाद अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।